हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। दोस्तों, आज के ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कुछ दो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग से आर्टिकल हैं। 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में हम बात करेंगे। ये तीन आर्टिकल्स हैं। एक है ना कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें एक्चुअल में चल क्या रहा है? कितनी चीज़ें हमारे विजिबल रेंज में आती है? क्या हम जो देख रहे हैं सिर्फ उतना ही यूनिवर्स है या उसके बियॉन्ड भी है? तो इसमें क्वेश्चन उठता है डार्क मैटर का, क्वेश्चन उठता है डार्क एनर्जी का। क्या है ये सब और क्या है आइंस्टीन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम? इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। अगला है हमारा रिसरेक्शन इकोलॉजी। देखो, इसमें क्या है कि एक ना पेरिस का फ्लावर है। अब इवोल्यूशन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, ये अब हमारे लिए रैपिड इवोल्यूशन है। तो ये जो रैपिड इवोल्यूशन है, इसका प्रोसेस क्या है और आखिरकार ये जो पेरिस का फ्लावर है, इसमें क्या चेंजेस देखे गए हैं इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग? इसने क्या किया है ना कि इंसेक्ट्स इसका नेक्टार ना पिए या फिर ना उसको लेके जाए, इसलिए इसने अपना फ्लावर का साइज़ ही छोटा कर दिया है। तो ऐसे इवोल्यूशंस कैसे हो रहे हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें हम निष्कर्ष में निकाल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारा बायोमास पैलेट। एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोरेफैक्शन। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स फिक्स किए हैं इन बायोमास पैलेट्स के। और एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग नाम देते हैं को बर्निंग या फिर को फायरिंग बोल सकते हैं। तो ये को फायरिंग ऑफ बायोमास क्या होता है, कैसे कोल पावर प्लांट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम को हम समझें उससे पहले हम लोग वही देखते हैं। मान लो कि ये 100% हमारा कुछ यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स का आप अनुमान लगा सकते हो इस तरीके से कि अप्रॉक्सीमेटली जो 74% एरिया है, लगभग बोल रहा हूँ, 74% एरिया जो है वो क्या है बच्चों? क्या है? डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी क्या होती है भाई? इसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन इसमें से जो बाकी का अप्रॉक्सीमेटली 21% है, ये 21% क्या है? ये है डार्क मैटर। और जितना भी हम लोग को अगल बगल प्लैनेट्स या फिर अपने अर्थ पर हम लोग अभी जिस मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, आगे टेबल, कुर्सी, चेयर, दीवार, घर, लोग, इंसान, जीव जंतु, जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो सब के सब मुश्किल से 5% में आते हैं बस। दिस इज़ वॉट वी एक्चुअली सी इन आर यूनिवर्स। तो एक्चुअल में ना लोगों को पहले ये चीज़ का पता नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग को जितना दिख रहा है यूनिवर्स में एक्चुअल में उतना ही है। और ना एक थ्योरी चली। थ्योरी का मतलब था कि हम लोग ऐसा समझते थे कि जो एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो उसी टाइम पर पता चल गया था, लगभग 150-200 साल पहले, और उससे भी पहले लोग अनुमान तो लगाते ही थे। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थोड़ा तेज़ी से पकड़ता है ना, तो आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी कि देखो आगे चल के जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो बिल्कुल एक पिन पॉइंट पर वापस आ जाएगा। कैसे? मान के चलो कि ये हम इस लाइन पर टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे पहले कांस्टेंट चलता रहेगा। ये अंदर जो है ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, और ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा? छोटा होते होते कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? इनको लगता था कि देखो हमारे यूनिवर्स में ही देख लो, इतने सारे स्टार्स हैं, सन अपना है, प्लैनेट्स हैं। हम सबको पता है कि इतने बड़े बड़े जब मास होते हैं ना तो इनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यार अर्थ पे इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जितना बड़ा मास बोल सकते हैं, साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है वर्ड, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सोचो अर्थ और मून पे थोड़ा कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरीके से कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे पूरे गैलेक्सीज़ में। तो इसीलिए इनको लगता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स आगे चल के ना थोड़ा ओवर पार करेगा, लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे करते करते ये फोर्स दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हमारा पूरा ब्रह्मांड कोलैप्स होकर किसी एक पॉइंट पर बंद हो जाएगा। तो एक तो इनका ये कहना था कि भाई लेकिन अभी का जो स्थिति है
वो है कांस्टेंट यूनिवर्स का। मतलब ये लोग समझ ही नहीं पाते थे। जैसे वो तो बाद में जब हबल ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तब उन्होंने पाया कि भाई शायद यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और जब हबल टेलीस्कोप, एडवर्ड हबल थे ना उस टाइम पर, और इसके बाद अभी 1998 वगैरह की बात है कि जब एडवर्ड नहीं, हबल टेलीस्कोप ने जब एक यूनिवर्स की ऐसी पिक्चर प्रेजेंट की हमें, जिससे हमें समझ में आया कि यूनिवर्स इस तरीके से नहीं जा रहा है, यूनिवर्स एक्चुअल में इस तरीके से जा रहा है, एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करते जा रहा है। तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि यार ये क्या बात हो रही है। अब इसी चीज़ को समझना है हमें, है ना। तो अब देखो, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम को हम समझें उससे पहले हम लोग समझते हैं कि देखो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में ना 4 मेजर टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हमने बात कर ली, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक लेक्चर हमने अभी हाल फिलहाल में लिया था जिसमें हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, है ना, ग्लूऑन्स की बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स की बात कर रहे थे जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा मैं, देख लेना आप लोग। तो उस तरीके से ये 4 ही फोर्सेस थे। तो आइंस्टीन को भी यही समझ में आ रहा था, उन्होंने भी अपनी थ्योरी लगाई, पूरा बताया, और उन्होंने इस एक्सपेंशन को जब समझा तो उनको लगा कि अच्छा हमारा यूनिवर्स तो भैया कांस्टेंट है, लेकिन जब इक्वेशन लगाते तो एनर्जी कभी बैलेंस ही ना होती। तो उन्होंने ना एक बहुत ही बड़ी एनर्जी को ऐड किया। जैसे ही इस एनर्जी को ऐड करते इक्वेशन बैलेंस हो जाती। इस पर्टिकुलर एनर्जी को उन्होंने बोला कि भाई ये है हमारा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। लेकिन आप समझना कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि हमारी यूनिवर्स जो है ना वो कांस्टेंट है, बिल्कुल एक्सपैंड नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है फिलहाल अभी के लिए। तो इसीलिए इसको इन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम दिया। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम लोग इन 4 फोर्सेस या फिर इन 4 हैवी फोर्सेस के साथ जब हम लोग इक्वेशन लगाते तो भी एक बड़ा सा हिस्सा हमें ऐड करना पड़ता। ये एनर्जी है क्या, लोगों को समझ भी नहीं आया। तो आगे चल के इसी चीज़ को, इस एनर्जी को लोगों ने क्या नाम दिया? डार्क एनर्जी। मतलब डार्क एनर्जी कुछ नहीं है, बल्कि आइंस्टीन के द्वारा जो सजेस्ट कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था, अब वो ही डार्क एनर्जी है। और आप लोगों ने देखा कि डार्क एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 74% है। और अब चूंकि ये हमें पता चल गया कि भाई नहीं, अब हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपैंड होने के लिए मतलब कि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इसके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ नहीं है। तो यही चीज़ हमने देखा भी ना कि 5% में हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये 74% एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि रिपल्सिव है। जिस हिसाब से ग्रेविटेशनल अपने आप को सब बांध के रखता है, खींचता है, ये रिपल्सिव है। और इसीलिए हमारा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो एक्सपैंड कर रहा है। डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब डार्क मैटर की बात करते हैं। डार्क एनर्जी वैसे मैं बता देता हूँ, डार्क एनर्जी हम सबके अगल बगल हर जगह इधर उधर घूम रही है। इट्स जस्ट कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। डार्क मैटर की बात करते हैं। डार्क मैटर कुछ इस तरीके का मैटर है जो कि यहाँ पर आप देखो कि अगर एक ब्रह्मांड की फोटो है तो उसमें जो भी ब्लैक एरिया दिख रहा है ना आपको, पहले लगता था कि ये ब्लैंक स्पेस है, लेकिन फिर इसी इक्वेशंस के थ्रू पता चला कि नहीं, ये अगर ब्लैंक होंगे तो इस हिसाब से जो हमारा स्पेस है या फिर स्पेस टाइम वाला जो है चादर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जितना हैवी ऑब्जेक्ट इस पे जाएगा वो चादर उतना डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था जिस हिसाब से डिस्टॉर्ट होते थे। तो डार्क मैटर को तो हमने इस हिसाब से पकड़ा कि जितनी चीज़ें हमें दिख रही थी विजिबल, और उसके हिसाब से हमने देखा कि हमारा जो ये स्पेस टाइम वाला चादर है, ये वाला वीडियो मैंने बहुत पहले भी आप लोग को बताया था। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि हमारे ना स्पेस को ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्पेस टाइम चादर है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा ग्रेविटी वो उस चादर को उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। मतलब कि ये सैगी हो जाएगा बिल्कुल से, है ना। और इसीलिए जैसे वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम लोग कि 4 लोग चादर पकड़ के कोने कोने पर खड़े हो जाते हैं, उस चादर पर एक मेटेलिक बॉल डालते हैं तो चादर अंदर की तरफ लटक जाती है। और अगर उस पर कोई भी छोटा बॉल हम लोग रोटेट करके डालेंगे तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करते वो भी अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो सिमिलर इस केस कि जो बड़ा मेटल हैवी बॉल है वो हमारा सन है और इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं, और जो चादर नीचे की तरफ धंस गई वही हमारा स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है या फिर स्पेस टाइम है। तो सिमिलरली हमने जब सारे विजिबल जितनी दिख रही थी चीज़ें उनको देखा और हमारे स्पेस टाइम को ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे स्पेसेस ऐसे भी थे जहाँ पर वो मैटर पूरा का पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था।
तो ऐसे बहुत सारे दूसरे मैटर थे जो हमें दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन ग्रेविटी की मदद से हमने समझा कि नहीं, कुछ तो और है, भले हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उसका नाम हमने दिया डार्क मैटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाम समझना कि डार्क क्यों दिया, क्योंकि ये लाइट एमिट नहीं करता है, और मैटर क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर जैसे कि नॉर्मल मैटर होते हैं ना जो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ये बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी बातें आप लोग को आई थिंक समझ में आ गई। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई ना कि अब आइंस्टीन की थ्योरी तो गड़बड़ हो गई कि यार अपना यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या करें अब। तो फिर इनको लगा कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया, अपने से ब्लंडर हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको प्रॉब्लम का नाम दिया गया कि दिस इज द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम विच एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, क्योंकि हमारा यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें लिया, तो अब अभी भी ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। बस इट्स जस्ट कि जिस थॉट प्रोसेस से उन्होंने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंसर्ट किया था वो सही नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए आइंस्टीन उसको बिगेस्ट ब्लंडर, या फिर एडविन हबल जो थे वो आइंस्टीन की इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को बिगेस्ट ब्लंडर बुलाते हैं। ठीक है, इन दोनों के विचारों में कहाँ पर अंतर थे वो सब समझ में आ गए। डन है। अगला आर्टिकल हमारा रैपिड इवोल्यूशन इन पेरिसियन पैंसीज फ्लावरिंग प्लांट। इसी की बात हम लोग कर रहे थे शुरुआत में कि पेरिस और फ्रांस में ना एक ऐसा फूल है, देखो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फूल है। देखा गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है रिसरेक्शन इकोलॉजी। इसके बारे में समझेंगे, बट हो क्या रहा है वो बता देते हैं कि ये फ्लावर पिछले 20-30 सालों में अपने फ्लावर का साइज़ कम कर दे रहा है, और साथ ही साथ जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्टर क्या होता है बच्चों? नेक्टर एक स्वीट सा सब्सटेंस होता है जिसको खाने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो पूरा का पूरा खेल ना पॉलिनेशन का एक्चुअली। पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे कि इंसानों में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या है? इवोल्यूशन का आगे का प्रोसेस, मतलब कि इवॉल्व होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, सिंपल सा। तो नेक्टर का रोल यही था कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करो। ये क्या करें, देखो जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वैसे फ्लावर के भी होते हैं। फ्लावर के जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको आप लोग नाम दे सकते हो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल फ्लावर में होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो फीमेल फ्लावर्स में होता है। तो पॉलन ग्रेन्स को ना किसी न किसी तरीके से स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। अब इसके लिए हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और यही एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स। लेकिन जिस हिसाब से हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसेक्ट्स की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसी हिसाब से इस फ्लावर ने भी एक इवोल्यूशनरी अप्रोच लिया कि 20-30 सालों में जब इंसेक्ट्स ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उतना नेक्टर प्रोड्यूस करने का, क्या फ़ायदा इतना बड़ा फ्लावर रखने का, है ना। तो इसीलिए पिछले 20-30 सालों में, या फिर अभी के 20-30 सालों में, उन्होंने अपना नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है उसको भी छोटा कर दिया। मतलब फ्लावर बहुत छोटे हो गए हैं और नेक्टर भी कम प्रोड्यूस करता है। पूरा कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग एक टर्म के तरफ चलते हैं, ये रिसरेक्शन इकोलॉजी क्या होता है। देखो रिसरेक्शन इकोलॉजी का क्या मतलब है कि हम लोग ना पूरे इवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं कि आखिरकार, जैसे आप सबने समझा होगा कि डार्विन की थ्योरी है, या फिर ऐसे जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है हमें। उनका कहना है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक ही जीव जंतु से पैदा हुए हैं, और जिस हिसाब से हमारा सराउंडिंग रहा है उस हिसाब से हमने अपने बॉडी में एडाप्टेशंस लाए हैं। मतलब कि कभी किडनी की ज़रूरत पड़ी होगी तो हमारे बॉडी में किडनी बन गया होगा, कभी हमें हेयर्स की ज़रूरत पड़ी होगी तो हमारे बाल उगाए, है ना, कुछ देखने के लिए हमारी आंखें बन गई। तो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन। जिस हिसाब से हम आज के समय में हैं ये कुछ नहीं है बल्कि हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। और इवोल्यूशन, आप इसमें नाम देख रहे हो रैपिड इवोल्यूशन लिखा हुआ है। तो इवोल्यूशन इनके हिसाब से 2 प्रोसेस में होता है, एक रैपिड इवोल्यूशन होता है और फिर कुछ कांस्टेंट पीरियड चलता है। मतलब कि हमेशा इवोल्यूशन इन स्टेप्स में चलेगा कि पहले ना एकदम से अचानक से रैपिड इवोल्यूशन होगा, खटाखट पूरा एकदम 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 100 साल में, 200 साल में। फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स तक कांस्टेंट चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हमारा पूरा इवोल्यूशन है, जो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई बिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोगों ने यहाँ पर बिताए हैं, उसका नतीजा है हम लोग। तो सिमिलरली जो हमारा रिसरेक्शन अप्रोच है ना इकोलॉजी में, वो यही है कि जो भी हमारे प्लांट पॉपुलेशन है वो एक्चुअल में इस
पूरे क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ाई करनी होती है इनको, ठीक है। तो रैपिड इवोल्यूशन की हमने बात किया ना, जैसे रैपिड इवोल्यूशन क्या है कि रैपिड शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फिर लॉन्गर पीरियड के लिए एक स्टेसिस पीरियड आता है। स्टेसिस पीरियड मतलब बिल्कुल कांस्टेंट, है ना। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए, चार्ल्स डार्विन की भी बात कर ली। अगला आर्टिकल हमारा बायोमास पैलेट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि भाई ये बायोमास पैलेट क्या होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड है नॉन टोरेफाइड बायोमास पैलेट्स, और एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं टोरेफैक्शन। क्या है ये सब चीज़ें? फिलहाल में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये नॉन टोरेफाइड बायोमास पैलेट्स का कुछ बेंचमार्क प्राइस फिक्स कर दिया है, जिससे कि वो जब भी पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में जलें, को फायरिंग हो कोल के साथ, तो फिर हम एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें। इसीलिए इनका कॉस्ट कुछ इस हिसाब से कर दिया कि दो रुपये 32 पैसे, 2 रुपये 27 पैसे और 2 रुपये 24 पैसे पर 1000 किलो कैलोरी अलग अलग रीजन्स में। एक एनसीआर रीजन है, एक नदर्न रीजन है एनसीआर का, और एक वेस्टर्न रीजन है। तो उससे मतलब नहीं है, हमारा जो मुद्दा है ना वो इस बात को समझना है कि आखिर ये बायोमास पैलेट क्या होते हैं। किसी को पता है बायोमास पैलेट क्या होता है? मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, ये ना एनटीपीसी की वेबसाइट है, ज़रा इसको आप लोग देखना। ये है अपना वुड पैलेट्स, देख रहे हो छोटे छोटे, ये तो असली के वुड हैं। लेकिन अब पैलेट क्या होते हैं? पैलेट कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखो, ये है पूरा का पूरा पैलेट, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। मतलब क्या है कि देखो जो भी बायोमास होता है, मतलब कि सूखी पत्ती, डंडी, लकड़ी के छिलके या फिर राइस हस्क, जो मिल जाए उसको पकड़ो, ग्राइंड कर दो, पीस दो, पूरा ऐसा पाउडर बना दो। पाउडर बनाने के बाद उनको कुछ इस प्रोसेस में आके पैलेट्स की फॉर्मेशन करो और फिर उनको जलाने के लिए डाल दो। ये तो सिंपल प्रोसेस बताया मैंने, ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी हैं इसमें, है ना। इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ देखो, ये देखो टावर पावर प्लांट है ना, खतरनाक तरीके से सिर्फ पैलेट बनाने की मशीन्स हैं ये सब। ये इसी बेसिस पर काम कर रहे हैं पूरा। तो अब ये टोरेफैक्शन क्या है? टोरेफैक्शन का देखो, ये रहा प्लांट। टोरेफैक्शन क्या है? एक प्रकार की ड्राइंग टेक्नोलॉजी है। समझते हैं क्या है इसका मतलब। देखो, टोरेफैक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम लोग को सुखानी है, एक्चुअल में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जिसका कि पर्पज़ ही ये है कि हम वाटर के कंटेंट को डिक्रीज़ कर देते हैं, जितना भी हमारा बायोमास है। मतलब बायोमास पे अगर हम लोग वाटर कंटेंट को कम करके, मतलब किसी थर्मोकेमिकल प्रोसेस की मदद से बायोमास में वाटर कंटेंट को कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं टोरेफैक्शन। तो टोरेफैक्शन से क्या होता है? हमारी फ्यूल की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है भाई। और क्या, कैसे? इसकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर होता है ना, कि पानी से रेसिस्टेंट हो जाएगा, थोड़ा पानी पड़ेगा भी तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर जितने भी हमारे ग्राइंडेबिलिटी, मतलब कि उनको चूर चूर करना या फिर उनको जलाना हमारे लिए आसान हो जाता है, और होमोजेनस कंपोजिशन भी इनका अच्छा हो जाता है। इन सभी चीज़ों से बायोमास पैलेट बना ही क्यों रहे हैं? क्या मज़ा मिल रहा है? हम लोग स्टबल बर्निंग करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूट करते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि अगर हम लोग बायोमास पैलेट में कन्वर्ट करके उनको, अगर पावर प्लांट जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, उनको कोल के साथ में अगर को फायर करें, साथ के साथ जला दें, तो इनकी एक तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बढ़िया यार, अपने लिए करना चाहिए, ये बायोमास पैलेट्स बनाना चाहिए। प्रॉब्लम भी है इसके साथ, है ना, बहुत महंगा होता है, स्टोरेज में कुछ इश्यूज़ आते हैं। बट इसके साथ भी जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो यही चाहता है कि हम लोग बायोमास पैलेट्स को यूज़ करें इन ऑर्डर टू लिमिट आर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये आपने देखा, सॉलिड सिलेंड्रिकल स्टिक्स टाइप के होते हैं, कुछ भी बना दो यार, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, सॉलिड वेस्ट, इसमें जंक पेपर और वेस्ट प्लास्टिक्स भी हैं, इसका ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा पेड़, कोकोनट, पेड़ के कोई भी हिस्से कुछ भी जला दो, छिलका डाल दो, सॉ मिल रेसिड्यू डाल दो, कुछ भी कर दो। तो अब दो चीज़ें हैं इनको बनाने का प्रोसेस, एक टोरेफाइड है और एक नॉन टोरेफाइड है। तो टोरेफाइड मतलब क्या है कि वही थर्मोकेमिकल प्रोसेस चलेगा जिससे वाटर कंटेंट कम करेंगे, लेकिन उसमें 250 से 350 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनाएंगे। एक नॉन टोरेफाइड पैलेट्स भी होते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने रेट्स फिक्स किए हैं ना, वो नॉन टोरेफाइड पैलेट्स के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांटेज हमने पहले ही पढ़ लिया भाई, कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, कंबशन एफिशिएंसी ज़बरदस्त हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
में आपको भी पता ही है, वो सब हमने पढ़ लिया। क्लीन एनर्जी है ये आपको पता चल गया। बायोमास को फायरिंग क्या होती है हमने पढ़ा कि कोल को रिप्लेस करने के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोल का एक पोर्शन रिप्लेस कर देते हैं कि अगर 100 केजीज ऑफ कोल है तो इसके जगह पर 100 केजी नहीं यार 70 केजी ही यूज़ करते हैं कोल को, 30 केजी हम बायोमास पैलेट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसका पर्पज़ यही समझ में आएगा कि हम लोग हमेशा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लीन एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल हमारा बायोमास पैलेट से रिलेटेड। तो फिर और भी कुछ चाहिए अगर आपको तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके पीपीटीज और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड यूपीएससी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरीज आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।